हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आपसे लेकर जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको पता है हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर कर दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने में इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखें तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप करेंगे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को जाएंगे, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आप सबको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पीडीएफ वगैरह है अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, चीफ की दावत नामक कहानी की रचनाकार कौन है, बताइए। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए, इसके रचनाकार जो है हमें भीष्म साहनी है। ठीक है। ऑप्शन में हमारा जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर सभी को। भीष्म साहनी जो है चीफ की दावत नामक कहानी के रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है, 52 नंबर। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका जो है नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस साहित्यकार की है, बताइए। जिस कालखंड के भीतर जो है किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुर मात्रा दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका जो है नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता जो है किस साहित्यकार की है, तो यह मान्यता जो है हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 53वां प्रश्न क्या देगा, निम्न में से कौन सा जो है पृथ्वी का प्राची है। पृथ्वी का प्राची हमें बताना है। ठीक है। तो पृथ्वी का प्राची शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रत्नगर्भा। ठीक है। रत्नगर्भा जो है पृथ्वी का प्राची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 54वां प्रश्न, उत्तर दिए संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। संस्कृत के ज्यों के त्यों ऐसे शब्द प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं और थोड़े से परिवर्तन के बाद जो लाते हैं वो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः थे क्या, कवि थे, कहानीकार थे, आलोचक थे और उपन्यासकार थे, क्या थे, बताइए। तो देखिए, यह थे हमारे आलोचक। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचक थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 56 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, बताइए। कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है आपकी पाली भाषा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका साथियों 57 नंबर, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी है, बताइए। नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी है, तो नवीन विकसित ध्वनिया अगर देखा जाएगा तो ख और ग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ख और ग नवीन विकसित ध्वनिया है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे हमारी अपकृति। अपकृति जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। देख लीजिए ध्यान से कैसे लिखी हुई है। क पे बड़ी ई की मात्रा और त पे छोटी ई की मात्रा और उस पे उड़नतुआ र लगा है। ठीक है। चलिए 59 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, बताइए। वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण, सदैव। सदैव में तो आपका सदधन ए हो जाएगा। ठीक है। ये वृद्धि संधि है। चतुर्थ भी नहीं हो जाएगा। गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश। ठीक है। गुरु यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका गुरु उपदेश हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या देगा, 60 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है क्या, बताइए। चलिए आचार्य क्या देंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार का नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम उन्होंने क्या लिखा है, तो उसका नाम उन्होंने दिया है साथियों यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ, डी वाला दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 61 नंबर, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की पहचान क्या है, तो रीति मुक्त कवि की पहचान जो आपकी घनानंद।
ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर। रीति मुक्त कवि की पहचान कीजिए, घनानंद इसमें से हो जाएगा रीति मुक्त कवि। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 62 नंबर। भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। भाषा मुंशी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो भाषा मुंशी के नाम से जो है जाना जाता है आपका लल्लू लाल जी को। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला विकल्प दिएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें आपका 63 तीसरा। जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू जो है किस बोली का उपनाम है? तो जाटू बोली जो है बांगुर बोली का उपनाम है। ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बांगुर बोली का उपनाम जाटू है। चलिए 64 64 नंबर। कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम ना, देखिए भूतनाथ, कब तक पुकारो, दुबते, मलतुस और अंतिम अरण्य, ये जो है कालक्रम की दृष्टि से सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन हो जो आपका बी दिया गया राइट आंसर है। ठीक है। क्लियर सभी को। भूतनाथ, कब तक पुकारो, दुबते, मालतुस और लास्ट में आपका अंतिम अरण्य कालक्रम की दृष्टि से सही हो जाए। 65 नंबर। जब किसी अभिप्राय से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य प्रकार से वर्णन किया जाए तो वह कहलाता है क्या बताए। जब किसी अभिप्राय से एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका उल्लेख। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से धवल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो धवल का समानार्थी शब्द कौन सा धवल का समानार्थी शब्द अगर देखा जाएगा आपका उजला हो जाएगा। ठीक है। धवल का समानार्थी शब्द का उजला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 67 ने 67 नंबर। भागीरथी निम्न में से किसका प्राचीन शब्द है? गंगा का। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। भागीरथी जो है गंगा का प्राचीन शब्द है। 68 नंबर। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका सत्यधन आग्रह होता है। ठीक है। सत्यधन आग्रह सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। 59 नंबर। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु इस प्रकार के लिए उचित शब्द का चयन करना है। किसी के पास रखी दूसरी वस्तु। ठीक है। तो उसको कहते हैं थाती। ठीक है। ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट है। किसी के पास रखी दूसरी वस्तु को जो है थाती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं है? ठीक है। कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयपराजय। ठीक है। जयपराजय जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय ये जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया बताइए। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो इसे किया गया है आपका देवनागरी लिपि का। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 72 नंबर। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। बाबू श्याम सुंदर दास जो है काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे। ठीक है। चलिए 73 नंबर है। अशुभ बेला रचना किसकी होती है? अशुभ बेला रचना किसकी है? तो अशुभ बेला रचना जो है आपकी समरेश मजुमदार की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया आपका राइट आंसर। अशुभ बेला समरेश मजुमदार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 74 प्रश्न ध्यान से देखेंगे बताएंगे। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत से न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसका मूल कारण क्या था बताइए। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो उत्तर भारत से न होकर दक्षिण भारत से हुआ था, इसका मूल कारण क्या था? तो इसका मूल कारण था कि दक्षिण भारत जो है व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। जिससे धर्मावलंबी वहां आकर बस गए थे। इसके वजह से जो है दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था, वहां से स्टार्ट हुआ था उत्तर भारत की वजह। ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है। कमायनी को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा है बताइए। कमायनी को फैंटेसी जो है किस विद्वान ने कहा? तो कमायनी को फैंटेसी कहने वाले विद्वान का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कमायनी को फैंटेसी कहने वाले विद्वान का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी अगर अपना जो रिवीजन है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आ, कुछ मिस नहीं करना है आप सभी को। डेली बेसिस पर अपना जो प्रैक्टिस है एक बार दो बार करके उसको रिवीजन को खत्म कर दीजिए। ठीक है। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।